आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे जो हाल ही में खत्म तो हुआ पर जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी है अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल चली लंबी और उलझी हुई जंग की। कहानी का अंत होता है अगस्त 2021 में। पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। तालिबान काबुल की सड़कों पर था, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके थे और काबुल एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही थीं वो दिल दहलाने वाली थीं। हजारों लोग अमेरिकी मिलिट्री प्लेन के साथ दौड़ रहे थे। 20 साल की मेहनत, अरबों खरबों डॉलर और न जाने कितनी जानें, सब कुछ बस कुछ ही दिनों में देखते ही देखते बिखर गया। तो सबसे बड़ा सवाल वो यही है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना की 20 साल की मौजूदगी सिर्फ 11 दिनों में ताश के पत्तों की तरह ढह गई? इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की एकदम शुरुआत में चलना होगा। चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं, साल 2001 में, और समझते हैं कि ये सब शुरू ही क्यों हुआ था। देखिए, इसकी जड़ें थीं 11 सितंबर 2001 के हमलों में। अल-कायदा ने अमेरिका पर हमला किया और उसका सरगना ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छिपा बैठा था और उसे उस वक्त की तालिबान सरकार ने पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने कहा, बिन लादेन को हमारे हवाले करो। तालिबान ने साफ मना कर दिया और बस इसी के साथ 7 अक्टूबर 2001 को ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हो गया। और आपको पता है, शुरुआत में अमेरिका को जबरदस्त कामयाबी मिली। कुछ ही हफ्तों में तालिबान सरकार गिर गई। उस वक्त मिशन एकदम साफ था, बिल्कुल सीधा सा। अल-कायदा का नेटवर्क तोड़ो, तालिबान को सत्ता से हटाओ और ये पक्का करो कि अफगानिस्तान फिर कभी आतंकवादियों का अड्डा ना बन पाए, बस। लेकिन ये जो शुरुआती जीत थी ना, ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। यहीं से मिशन का मकसद बदलने लगा और यहीं से मुश्किलें भी कई गुना बढ़ने लगीं। और यहीं पर इस जंग का पूरा चेहरा ही बदल गया। जो लड़ाई एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब एक राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गई। अब लक्ष्य सिर्फ आतंकवाद को रोकना नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान में एक लोकतंत्र बनाना था, एक नई नेशनल आर्मी खड़ी करनी थी और वहां की अर्थव्यवस्था को भी आधुनिक बनाना था। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा और बेहद मुश्किल काम। और यहीं से ये जंग एक ऐसी लड़ाई में बदल गई जिसे जीतना शायद लगभग नामुमकिन था, और इसके पीछे कई ठोस वजहें थी। पहली बात तो अफगानिस्तान का भूगोल ही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैले ग्रामीण इलाके, ये सब गुरिल्ला लड़ाई के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तालिबान कोई पारंपरिक सेना तो थी नहीं, वो लोग गांव में घुल मिल जाते और फिर घात लगाकर हमला करते। और दूसरी बात, अफगानिस्तान हमेशा से एक कबीलाई समाज रहा है, जहां काबुल में बैठी सरकार का कंट्रोल हमेशा से कमजोर ही रहा है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान। तालिबान के नेताओं और लड़ाकों को बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाहें मिली हुई थीं। इसका मतलब ये था कि जब भी उन पर दबाव बढ़ता, वो आराम से बॉर्डर पार करके चले जाते, फिर से संगठित होते, नए लड़ाके भर्ती करते और वापस आ जाते। इस वजह से उन्हें पूरी तरह से खत्म करना लगभग नामुमकिन हो गया था। अच्छा, अब खर्च की बात करते हैं। अमेरिका ने इस जंग में पैसा पानी की तरह बहाया। कुल खर्च का अनुमान है करीब 2 ट्रिलियन डॉलर। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस भारी भरकम रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन यानी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कागजों पर घोस्ट सोल्जर्स थे, मतलब ऐसे सैनिक जो असल में थे ही नहीं, पर उनकी सैलरी बराबर निकल रही थी। जो सहायता राशि आती थी उसका भी जमकर दुरुपयोग हुआ। और इस भ्रष्टाचार ने अफगान सरकार और सेना दोनों को अंदर से खोखला कर दिया। तो जैसे जैसे साल बीतते गए, ये जंग लंबी खिंचती चली गई और अमेरिका में भी इसे लेकर जो शुरुआती उत्साह था वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब यहां से विदाई की तैयारी शुरू हो रही थी। 2011 में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। बिन लादेन की मौत के बाद अमेरिका में ये सवाल जोर शोर से उठने लगा कि भाई, अगर हमारा मुख्य मिशन पूरा हो गया है तो हमारी सेना अब भी वहां कर क्या रही है? लोगों में अब इस युद्ध को लेकर एक थकान सी दिखने लगी थी। और फिर साल 2020 में आया दोहा समझौता। ये एक ऐसी डील थी जो सीधे अमेरिका और तालिबान के बीच हुई। इसमें अफगानिस्तान की उस वक्त की सरकार को शामिल ही नहीं किया गया था। और इस समझौते में अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी के लिए एक तारीख, एक टाइमलाइन तय कर दी गई।
और जैसे ही अमेरिका ने अपने बचे खुचे सैनिकों को वापस बुलाना शुरू किया, सब कुछ बहुत तेजी से बिखरने लगा। तालिबान ने पूरे देश में हमले तेज कर दिए और अमेरिकी एयर सपोर्ट के बिना अफगान सेना ने लड़ने की बजाय सरेंडर करना शुरू कर दिया। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के अंतिम सबक पर। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? इसका जवाब हमें अंत में मिले सबकों में ही छिपा हुआ मिलता है। सवाल उठता है कि लाखों की संख्या वाली अफगान सेना लड़ी क्यों नहीं? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, सैनिकों का मनोबल बिल्कुल टूट चुका था। दूसरा, भ्रष्टाचार ने सेना को अंदर से कमजोर कर दिया था। और तीसरा और सबसे अहम, वो पूरी तरह से अमेरिकी हवाई समर्थन पर निर्भर थे, जो अब नहीं था। तो 20 साल बाद जब हम हिसाब किताब देखते हैं तो क्या मिलता है? फायदे ये हुए कि हाँ, अलकायदा कमजोर हुआ और बिन लादेन भी मारा गया। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? $2 ट्रिलियन, हजारों अमेरिकी और लाखों अफगानी जाने। और अंत में नतीजा क्या? तालिबान वापस सत्ता में। इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, वो ये कि सैन्य शक्ति की भी अपनी एक सीमा होती है। सेनाएं दूसरी सेनाओं को हरा सकती हैं, बिल्कुल हरा सकती हैं, लेकिन किसी समाज की गहरी जड़ों वाली विचारधारा और उसके विश्वास को सिर्फ ताकत के दम पर बदलना लगभग नामुमकिन है। अफगानिस्तान को यूं ही साम्राज्यों का कब्रिस्तान नहीं कहते। ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ नाकाम हुआ, सोवियत संघ यहाँ नाकाम हुआ और अब अमेरिका भी। ये इस बात की एक बहुत बड़ी और कड़वी याद दिलाता है कि ताकत की भी अपनी एक सीमा होती है।